कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री राम कुमार अग्रवाल जी, प्रथम नागरिक बैंक श्वेता जी, आदरणीय चंपक राय जी, जिन्होंने यहाँ पर बैठे अधिकांश लोगों को जीवन की एक दिशा दी है, माननीय मंत्री जी असीम अरुण जी, श्री बांकीलाल जी, जो इस पूरे आयोजन के पीछे की शक्ति हैं, और श्री सरल जी, धर्मेंद्र सरल जी, जिनका उद्बोधन हमने सुना। क्रांति तीर्थ की ये श्रृंखला पूरे देश में पिछले कुछ समय से चल रही है, सब परिचित हैं। आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर सरकार भी मना रही है, समाज भी मना रहा है, देश भी मना रहा है। और इस उत्सव के अंतर्गत इतिहास में हम ऐसा बार बार देखते आए हैं, स्वतंत्रता मनाई, स्वतंत्रता की रजत जयंती मनी, स्वर्ण जयंती मनी, नीरव जयंती मनी। हमने कुछ शहीदों को, कुछ बलिदानियों को, कुछ क्रांतिकारियों को स्मरण किया, दुर्भाग्य रहा कुछ को भूल भी गए। ये 75वें वर्ष का जो अमृत महोत्सव है, इसमें एक विशेषता है कि हमने इस बार उन सबको भी स्मरण करने का प्रयास किया है जो हमारे 75 वर्षों की यात्रा में हमसे पिछड़ गए, भूल गए। ऐसे ज्ञान जिनकी चर्चा हम हमेशा करते रहे हैं, लेकिन ऐसे अल्प ज्ञान और अज्ञात लोग, उन सबकी भी चर्चा करना इस 75वें वर्ष में हमने प्रारंभ किया है। और ये हम सबको आनंद देगा कि उन सबकी स्मृति में पूरे देश में आयोजन हो रहे हैं। देश के सभी छोरों से लेकर और आज इस हाथरस में हम इस आयोजन को कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे थे हाथरस की, हाथरस का इतिहास बहुत सारे लोगों की हमने अभी हमने नहीं किया, हम सम्मानित हुए उनको सम्मान करके, लेकिन इससे पीछे भी चलता है। 1803 में मराठा, ये क्षेत्र मराठाओं के पास था, मराठा ने अंग्रेजों से हार मान ली। 1803 में कागज पर ये क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गया। 1803 से लेकर 1818 तक 15 साल अंग्रेजों को आगरा से अलीगढ़ आने में लगे। 15 साल तक आगरा से अलीगढ़ का ये 80 किलोमीटर का क्षेत्र, इसकी चप्पे चप्पे पर संघर्ष हुआ। अंग्रेजों की तोपें, हाथरस का ये किला, चर्चा हम सब राजा जयराम की करते हैं, अंग्रेजों के रिकॉर्ड है। उसमें प्लासी के युद्ध में जो सबसे बड़ा तोपखाना लेकर अंग्रेज आए थे, उससे 2 गुना बड़ा तोपखाना हाथरस लेकर आए। 1 महीने तक जब तोप चलती रही, पूरा किला समाप्त हो गया, तब हाथरस में हार मानी। और हार मारने के लिए सच में कोई बचा नहीं, बहुत कम लोग थे जो जीवित बचे। सभी ने संघर्ष किया, सभी ने बलिदान दिया, और हम सब उन बलिदानियों की परंपरा में थे। इसलिए हाथरस में आज आकर हमने बहुत सारे बलिदानी हैं जिनका हमने सम्मान करते हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनको जानते हैं, जिन्होंने देश का नेतृत्व किया विजय। लेकिन इसके साथ साथ मेरे गांव, मेरे परिवार, मेरे मोहल्ले, मेरे जिले के जिन लोगों ने बलिदान दिए, उनको भी स्मरण करने का ये अवसर है। अगर हाथरस में उस समय हजारों लोगों ने बलिदान दिए हैं, अगर हाथरस में 1857 में 1-1 इंच भूमि पर युद्ध हुआ है, तो जो लोग बलिदान देने वाले हैं उन सबको स्मरण करना होगा, क्योंकि वो मेरे परिवार के लोग हैं। तो भगत सिंह को, आजाद को, बिस्मिल को, सबको श्रद्धांजलि देंगे, सुभाष चंद्र बोस को भी स्मरण करेंगे, गांधी जी का योगदान याद करेंगे, नेहरू जी का नेतृत्व भी याद करेंगे। लेकिन मेरे इस हाथरस की धरती से जुड़े जो लोग बलिदान हुए, उनके स्मरण को याद करने का ये दिन है। और इसलिए ये क्रांति तीर्थ का आयोजन, जहां बलिदान, देश के लिए अपना जीवन देने वाले, देश के लिए जीने वाले और देश के लिए मरने वाले, जिस जगह पैदा हुए, जिस जगह ऐसी घटनाएं हुई, जिस जगह ऐसे स्थान बने, वो सब तीर्थ बन गए। इसलिए क्रांति के उन नायकों के जन्म देने वाली ये धरती, ये क्रांति तीर्थ है, और इसलिए क्रांति तीर्थ का ये आयोजन इस धरती पर हो रहा है। और उसके स्मरण के लिए हम सब एकत्र हैं। हाथरस ने अपनी परंपरा में बहुत वर्षों बाद परिचय, मेरा संबंध हाथरस से रहा,
लेकिन आज सार्वजनिक कार्यक्रम में 1990 के बाद आज आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हाथरस में वही जोश है जो तब देखता था मैं। इसलिए हाथरस नहीं बदला। मेरे मित्रों ने कहा कि आप नहीं बदले, मुझे लगा कि हाथरस भी नहीं बदला है। अच्छे काम के लिए उमड़ पड़ना, ये हाथरस का मैंने 90 के आंदोलन में भी देखा और आज भी देख रहा हूँ। एक देश के शहीदों को याद करने के लिए पूरा हाथरस जिस तरह से आज उमड़ा है, मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। ये स्वतंत्रता के आंदोलन की लड़ाई ये 1885 के बाद शुरू नहीं हुई, 1857 के बाद शुरू नहीं हुई। ये स्वतंत्रता के आंदोलन की ये चाह भारत की, हर भारतीय की उस दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन पहले गोरे ने, पहले भारत विदेशी ने, पहले औपनिवेशिक यूरोपीय शक्ति ने भारत की धरती पर पांव रखा। हम सब जानते हैं उसका नाम वास्को डी गामा था। पहला आदमी जो भारत पर कब्जा करके यहाँ के संसाधनों को लूटकर अपने घर भरने के लिए तय करके आया था। जिस दिन इस धरती पर आया उस दिन से प्रतिरोध, उस दिन से हमारा संघर्ष जारी है। और इसलिए पुर्तगालियों को हारकर भागना पड़ा। गोवा के एक गांव में सिमट कर रह गए थे। लड़ते लड़ते देश की महिलाओं ने लड़ा। 40 साल तक दक्षिण की 3 महिलाएं लड़ती नहीं, पुर्तगालियों को पांव जमाने का मौका नहीं दिया। रानी अबक्का की बेटी रानी चिन्ना भैरवी और इलावी चिन्नम्मा, 4 महिलाएं। इन 4 महिलाओं ने पुर्तगालियों के पांव भारत के जमीन पर नहीं पड़ने दिए। 40 साल तक संघर्ष का हमारा इतिहास लंबा है। हमने फ्रेंच को हराकर केवल कलकत्ता के एक मोहल्ले चंदननगर, एक पांडिचेरी गांव में सीमित कर दिया। हमने डचों को पूरी तरह हराया और केवल उनका सेनापति जिंदा पकड़ा गया जिसने आत्मसमर्पण कर दिया। हमने बहुत दुनिया की गोरी ताकतों को, फ्रेंडली ताकतों को बुरी तरह पराजित करके किनारे किया है। हमारा वो जो गौरव का इतिहास है, वो इतिहास हमसे कहीं छूट गया है। उस इतिहास को याद करने की जरूरत है। ब्रिटिश पूरे भारत में नहीं थे, आधे भारत में थे। आधे भारत तक तो पहुंच ही नहीं सके। 1600 में आए थे और 1947 में गए। इस 350 साल में ब्रिटिश आधे भारत भी नहीं पहुंच सके थे। आधे से कम भारत में अंग्रेजों का राज्य था। आधे भारत में तो फिर भी राजा राज्य करते थे। राजाओं के साथ उनकी संधियां थी और संधियां गुलामी नहीं हुआ करती। संधि हमारी अमेरिका के साथ भी है, हम गुलाम नहीं है, हम बराबर की हैसियत से बात करते हैं। इसलिए आधे भारत पर राज्य कर सके अंग्रेज 350 साल में और अंत में उन्हें जाना पड़ा। इसलिए हम गुलाम थे, पराये की मानसिकता से बाहर आकर हम या तो संघर्ष में थे या हम विजेता हुए। इस भाव के साथ हमें जीना होगा, जीना सीखना होगा। और उसके लिए कितने बलिदान इस देश ने दिए उनका स्मरण करना होगा, क्योंकि वो उन सब में हमारे पूर्वज भी शामिल हैं। और अपने उन पूर्वजों को शामिल करने के लिए हम सम्माननीय चंपत जी को सुनने के लिए बहुत उतावले हैं। और इसलिए हम इसको केवल संकेत रूप में मैं अपनी बात कह रहा हूँ। हम सब अपने बलिदान के इतिहास को, जिसमें केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, केवल क्रांतिकारी आंदोलन नहीं था, केवल कांग्रेस का अहिंसा का आंदोलन नहीं था, क्रांतिकारियों की 450 से अधिक गुप्त समितियां थी। अनुच्छेद दल का HSRH है और ऐसे 450 के रिकॉर्ड मौजूद है। अकेले मास्टर सूर्यसेन बंगाल में पैदा हुए, उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी बनाई। 450 अंग्रेजों की हत्या की। आमने सामने का युद्ध आप समझिए। स्वामी विवेकानंद जब इंग्लैंड गए थे अपने दौरे पर, तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस समय डिग्री कॉलेज में भारत में लड़कियां पढ़ने जाती थी, ऑक्सफोर्ड में नहीं जाती। ऑक्सफोर्ड में तब तक महिलाओं को प्रवेश नहीं था जब भारत में लड़कियां डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी। और सूर्यसेन ने जो अपना आर्मी बनाई उसमें महिलाओं की बड़ी संख्या थी। प्रीति लता वाटेदार 23 साल की लड़की बंदूक लेकर अंग्रेजों के क्लब पर हमला किया, नेतृत्व करते हुए अपने समूह का, और पूरा तहस नहस कर दिया। MSc केमिस्ट्री 1918 में पढ़ रही थी। उस समय साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियां बंदूक लेकर इस देश की आजादी के लिए लड़ी और बलिदान दी। मास्टर सूर्यसेन चटगांव को आजाद घोषित किया उन्होंने, और जब उन्होंने पकड़ने में कामयाब हुए अंग्रेज
उनके जीवित रहते हुए उनके हथौड़ों से दांत तोड़े, उन्होंने हथौड़ों से शरीर की एक एक हड्डी तोड़ी, नाखून खींचकर उखाड़े, और जब केवल वो मांस का लोथड़ा रह गए तो उनको लटका दिया गया और अंत में एक लोहे के पिंजड़े में उनके उस जीवित मांस को भरकर बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया। ये हमारे क्रांतिकारियों के साथ उन अंग्रेजों ने किया है, उसको भूलना नहीं है। और इस सब की इतनी बड़ी कीमत चुकाते हुए हमने आजादी हासिल की है, और स्वतंत्रता के इस अभियान में हम सबने जो कुछ चुकाया है उसको याद रखने का समय है और अगली पीढ़ी को याद दिलाए रखने का समय है। और जो भी असीम अरुण जी कह रहे थे, ये केवल उत्सव की बात नहीं है कि हमने वो बलिदान किए थे उसका उत्सव मना रहे हैं। जिस सपने के लिए वो बलिदान हुए थे, सशक्त, समृद्ध और स्वाभिमानी भारत के जिस सपने के लिए वो बलिदान हुए थे, उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी। स्वामी विवेकानंद की कथा में सुना रहा था, चापेकर बंधुओं को, तीनों भाइयों को फांसी हुई। फांसी के बाद स्वामी विवेकानंद, जिस दिन फांसी हुई उसके अगले दिन अखबार में खबर छपी, स्वामी विवेकानंद लाहौर में थे और लाहौर से उनके साथ भगिनी निवेदिता थी। स्वामी विवेकानंद का उल्लेख संयोग से आ गया। स्वामी विवेकानंद का पहला शिष्य हाथरस शहर से निकला, यहाँ का स्टेशन मास्टर उनका पहला शिष्य था। स्वामी विवेकानंद के चरण की धरती पर पड़े। स्वामी विवेकानंद की शिष्या निवेदिता को लाहौर में उन्होंने कहा कि उनके तीनों बेटों को फांसी हो गई है, जाओ जरा उनकी मां को सांत्वना देकर आओ। आप कल्पना कीजिए, उस काल में लाहौर से चलकर निवेदिता पूना जाती है, उनकी मां को मिलती हैं और उनकी मां को सांत्वना दे देते थे, खुद रो पड़ती हैं। निवेदिता को उनकी मां सांत्वना देती है और कहती है कि मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरे बच्चों को फांसी हो गई, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे पूर्वजों, मेरे बुजुर्गों ने जब मैं इस घर में विवाह होकर आई थी तो मुझे आशीर्वाद दिया था मराठी में, अष्टपुत्रवती भव, 8 बेटे होते थे, लेकिन मेरे केवल 3 हुए। अगर 8 होते तो 8 देश के लिए फांसी पर चढ़ते। दुर्भाग्य है मेरा कि केवल 3 बेटे थे। देश की महिलाओं ने योगदान किया है, देश के वैज्ञानिकों ने योगदान किया है। प्रोफेसर पीसी राय केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे। अंग्रेजों ने कहा कि लेबोरेटरी में बैठा क्रांतिकारी है। साहित्यकार, कलाकार, शिल्पकार सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं, जो जहां रहकर योगदान कर सकता था सबने अपना योगदान किया है। सब मिलकर खड़े हुए, देश जागा तो स्वतंत्रता आई। जिस सपने के लिए उन सबके बलिदान हुए, उन सबके योगदान दिए, उस सपने को पूरा करने के लिए अमृतकाल है। ये जो अमृतकाल जिसके अंत में हम 2047 के भारत को देखते हैं, इस स्वतंत्रता की शताब्दी जिस दिन मनाई जाएगी उस दिन वो सपना पूरा हो सके, इसके लिए इस पीढ़ी को काम करना है। विवेकानंद की मैं बात कर रहा था, निवेदिता को उन्होंने संदेश देकर गया था कि जब स्वतंत्र भारत होगा तो इन चापेकर बंधुओं की सोने की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। विवेकानंद का वचन अधूरा है, क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं लगनी पूरी हैं, उनको हम भूल गए, उनको स्मरण करने का काम अधूरा है। ये सब हमें पूरा करना, और जो सपना हमने देखा है उस सपने को इन क्रांतिकारियों ने जिसके लिए अपना जीवन दिया, उसको पूरा करने के लिए अमृतकाल के जब किरण फूटेगी, 2047 का स्वतंत्रता का भारत हम देखेंगे, तो उस आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, सशक्त और समृद्ध भारत को हम दे सकें, ऐसा संकल्प हम सबका बने और वो संकल्प हमारी नई पीढ़ी को सौंपा जा सके। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने हैं। पूरा देश इसके लिए संकल्पबद्ध हो, इतनी प्रार्थना करते हुए अपनी बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।